सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई ऐसा है ना कि कोरोना ने बाकी बहुत सारी समस्याएं तो पैदा की, लेकिन कुछ अच्छा भी किया है जी। लेकिन आज हम कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं। भाई आज तो जो दिन है उसमें गीत मंजरी का दिन है। मंजरी जब आती है तो गीत मंजरी लेकर आती है। क्या बात है। और आज हमने विषय रखा है हम सफर जी। और वहीं हम प्रेरक महिला की बात करेंगे जिनका नाम है निधि परमार हीरानंदानी। बहुत खास बात है इनके में जो हम देखेंगे। प्रेरक महिला हम अक्सर आज के कार्यक्रम में बात करते ही हैं। और आज है वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या है ना? जी बिल्कुल। और ये वायु से होती है क्योंकि तो देखते हैं इसके बारे में हम क्या चर्चा करते लेकिन हैं। एक और भी दिन है ना खास। जी बिल्कुल, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है आज। और आज के दिन सरकार की तरफ से प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का इसे निर्णय लिया गया। और इसका उद्देश्य है कि लोग प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक हों। और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश में ऋषि मुनियों के समय से ही चली आ रही है। और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत हमेशा अग्रणी रहा है और देश की नई पीढ़ी भी इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जान सके, इसका मतलब यही है। इसलिए इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। और वैसे भी इस समय तो खास तौर से अगर हम लोग देखें ना मंजरी, तो ये जो दौर आया कोरोना काल, इस समय तो जैसे हम बिल्कुल प्रकृति के नजदीक आ गए और हमने प्रकृति को बड़े अच्छे स्वरूप में भी देखा। यूं कहें कि प्रकृति अपने बहुत अच्छे रूप में आ गई। बहुत सारे प्रदूषण खत्म हो गए तो हम बच्चे आसमान में तारे देखने लगे, क्योंकि प्रदूषण की वजह से बहुत सारी जगहों पर जहाँ बहुत घनी आबादी है वहां पर नहीं दिखते हैं तारे चांद, तो वो चमकते हुए सितारों को देखा। या यूं कहें कि समय भी मिला कि हम देखें कि कैसे सूरज उगता है, कैसे अस्त होता है, कैसे चांद दिखता है। तो ये सारी चीजों का नजारा जो है, ये प्रकृति के हम नजदीक आए। लेकिन इसी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की जो बात है, योग दिवस इसीलिए मनाया जाने लगा कि और हम प्रकृति के नजदीक आए। और चूंकि जो कोरोना है वो हमारे संक्रमण जो है वो श्वसन तंत्र से है, तो जाहिर है कि जब योग और ये सब प्राकृतिक चिकित्सा इसमें ज्यादा लाभकारी हो जाती है। और आजकल हम लोग इस वजह से पेड़ों पौधों के बहुत करीब आ गए हैं। और अपने गमलों में भी घर में अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई जड़ी बूटियां के पौधे लगा रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ध्यान भी रखना है इन चीजों का। और आयुष मंत्रालय के गठन के बाद 2018 में पहली बार आज के दिन को नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया गया। नेचुरोपैथी के फायदे अनेक हैं, हमें इसको समझना होगा। और आज की व्यस्त लाइफ से हम प्राकृतिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई कि हम इन सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें अपने आहार विहार में संतुलन रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे और इसके फायदों को हम जान सकेंगे कि ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद तो है ही। लेकिन हाँ, जो प्राकृतिक रूप से रहने की बात है, समय से सोना जागना, और छोटी मोटी बीमारी हो गई तो उसके लिए दवाएं न लेकर हम कुछ प्राकृतिक इलाज कर लें, जैसे तुलसी के पत्ते खा लें, काली मिर्च है, इन सब के जो काढ़े बनते हैं वो पी लें, हल्दी का सेवन कर लें। ये सारी चीजें जो हैं उनसे हम चिकित्सा कर लें अपनी। और चिकित्सा की बात तब आती है जब हम सोचते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जैसे कि रोज सुबह कहते हैं ना कि 8 बजे या 9 बजे के पहले की धूप में बैठें आप, कम से कम 15-20 मिनट मालिश करें शरीर में। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मालिश करके और उन्हें बिना कुछ पहनाए धूप में बैठा देना चाहिए, तो विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये सब चिकित्सा से पहले की चीजें हैं। तो अगर हम प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे तो जाहिर है कि हम इस तरह से बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और इसके साथ साथ खान पान में भी प्राकृतिक में जो चीजें हमें मिल रही हैं प्राकृतिक रूप में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और इसमें बहुत तरह के इलाज होते हैं, कई तरीके से इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों के सेवन की बात आ रही है, उसमें जैसे फल आदि हैं, उनको हम सीधे सीधे वैसे ही खा लें, न कि हम उसको पकाने की कोशिश करें या कुछ उसमें मसाला वगैरह मिलाएं। जैसे सेब है तो उसको आप ऐसे साबुत खा लीजिए, अमरूद ऐसे ही खा लीजिए, केला ऐसे ही खा लीजिए, न कि उसका तरह तरह का चाट आदि बनाएं। आपने सही कहा रेणु जी। और ये जो फल खाने हैं हम लोगों को, ये हमें फ्रिज के नहीं खाने हैं, इनको हम अपनी बास्केट
बास्केट में मेज़ पे रखें और उनसे हम वो धो करके हम खाएँ, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जितना हो सके हरी सब्जियाँ खाएँ, गरम आपकी शरीर को जो चीज़ें रख सके खाद्य पदार्थ, वो चीज़ें हमें अपने अंदर ग्रहण करें। चाय पिएँ, काढ़ा पिएँ, इस तरह से हम अपने और गर्म पानी की जो भाप लेते हैं हम लोग, स्टीम लेते हैं, वो ज़रूर लें। दिन में हो सके तो 2-3 बार लें। और ख़ासकर महिलाओं के लिए हम कहते हैं कि वो सुबह से उठ के काम में लग जाती हैं, वो अपने प्रति ध्यान नहीं देती, तो उन्हें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो जब प्राकृतिक चिकित्सा की बात आती है, तो आजकल बहुत सारे हमारे सभी सखियाँ जानती भी हैं, मूसली है, जैसे कि ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ है, एलोवेरा की हम अक्सर बात करते हैं, तुलसी, इन पौधों की हम बात कर रहे हैं जो हम घर में उपजा लेते हैं, गिलोय भी है, गिलोय है, तो ये सब आसपास उपजा तो रहे हैं हम। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि सिर्फ चिकित्सा सीधे नहीं, हम अपना खान पान, अपना रहन सहन ऐसा रखें, प्रकृति के इतने नजदीक रहें कि हम बीमार ही ना पड़े। और तो बिल्कुल आलस से छोड़ दें, मतलब आलस से त्याग कर। तो पौधे जब लगाएंगे तो जाहिर है आलस तो छोड़ना पड़ेगा। अक्सर होता है गिलोय लगा तो लिया, लेकिन अब बेल बढ़ रही तो थोड़ा सा उसका भाग काट करके आप उसका काढ़ा बना के पी ले, ऐसा तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो इस तरीके से प्रकृति के नजदीक रहते हैं, तो चलो थोड़ा सा कुछ प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
बिल्कुल मन कहता है मैं झूमूं, गाऊं, और हमारे साथी लोग लिखकर भेजने लगे हैं कि प्रकृति के नजदीक रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि सवेरे सवेरे जब हम वॉक करते हैं तो उस समय वातावरण शुद्ध रहता है और उस समय ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती है, इसकी संभावना पूरी रहती है, क्योंकि सवेरे सवेरे कोई हलचल नहीं रहती, उसका फायदा हमें मिलता है। और वहीं हमारी सखी कहती हैं कि प्राचीन काल से भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चली आ रही है। जड़ी बूटियों, योग, प्राणायाम सब हमारे देश की खूबसूरत देन है, इनसे बेहतर चिकित्सा कहीं हो नहीं सकती। बिल्कुल, और ईश्वर ने देखिए ना कितनी सारी चीजें दी हैं, उनका सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल है ही हमारे जीवन में। और वैसे भी एक और हमारी सहेली लिखती है कि आयुर्वेद प्राकृतिक जड़ी बूटी के इलाज से बीमारी को जड़ से खत्म हो कर देती है ये, और दोबारा बीमारी को बढ़ने नहीं देती। ये बात बिल्कुल लाख टके की है ना। हमारी सखियां और सखा जो भी हैं वो बहुत अच्छे से सब लिख रहे हैं, अच्छी बातें, और सुन भी रहे हैं प्रोग्राम को। और इसके साथ साथ एक बात और है, जैसे कि तुमने अभी बताया कि गानों के बीच में ना कि कैसे एक्यूप्रेशर है या जो और भी प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे थे ना हम, तो उसमें आप जो बता रही थी कि जल चिकित्सा है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, और मिट्टी के लेप के द्वारा, और उपवास रख करके, सूर्य चिकित्सा मतलब सूर्य स्नान करके, और डाइट थेरेपी के द्वारा इसमें बहुत सारे उसमें होते हैं। शिरोधारा होता है, सिर पर तेल डाल के भी चिकित्सा की जाती है, मिट्टी से चिकित्सा होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें खीर से मालिश की जाती है, उससे भी इलाज किया जाता है। तो वैसे भी जो सर में तेल डालते हैं, खूब पिला देते हैं वो लोग शिरोधारा में, तो वो बहुत ही शरीर को एकदम शांत तनाव मुक्त करता है, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। यहाँ तक कि अगर उसका सही ढंग से इलाज किया जाए और सही चिकित्सक हो, तो लोग जो रेगुलर लगातार ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, उच्च रक्तचाप की, वो भी छूट जाती है। यानी कि जो कहते हैं कि जिंदगी भर खाना ही पड़ता है, वो भी ठीक हो जाती है। तो भाई बातें तो बहुत सारी हैं। हमारे एक श्रोता लिखकर भेज रहे हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, श्रोताओं को नमस्कार, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी कि प्राकृतिक या आयुर्वेदिक इलाज के साथ साथ विविध भारती भी सुनते रहिए। मीठे मीठे गीतों का श्रवण करने से बीमारी दूर भाग जाती है। ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अक्सर देखा है कि सुबह सुबह टहलते समय लोग गीत सुनते हैं, और कोई भजन भी सुन रहा होता है। विविध भारती भी कई बार हम टहल के सुनते हैं, देखते हैं कि लोग सुन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई ये तो आपकी भावनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जो है, जब हम वायु की इतनी बात कर रहे हैं तो आज एक और भी बड़ा अहम दिन है, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का दिन भी है ना। जी, और वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, और उन्हीं में से जैसा आपने बताया कि ये दिन है COPD। हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस में बहुत से जहरीले तत्व शामिल हो जाते हैं। हमें ताजी हवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और जो गैस होती, जो हवा होती है, उसमें जहरीले हवाएं मिल जाती हैं और हमारे जो फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंच जाती हैं, जिसके कारण हम सभी का श्वसन तंत्र रोगग्रस्त होने लग जाता है, और इसी कारण COPD के मामले पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हम अपने घरों में भी देखते हैं कि अगर जरा सा भी किसी ने खिड़की दरवाजे पूरे नहीं खोले, बंद करके रखें, तो घुटन सी लगने लगती है, तुरंत खांसी आने लगती है, खराश होने लगती है। और इसमें खास तौर से जो हमारी जो श्वसन नालिका है, मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो हमारी सांस की नली है, नाक से लेके फेफड़े तक, इसमें सूजन हो जाती है, तो उसमें ठीक से वायु जो है वो हम जो सांस लेते हैं वो अंदर तक नहीं पहुंचती, तो इसमें सांस लेने में यानी ब्रीदिंग दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और चूंकि सांस पूरी तरह से अंदर नहीं पहुंचती है ऑक्सीजन, तो जाहिर है कि हमें पूरी ताकत नहीं मिलती है और हम थक जल्दी जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार घरों में देखते हैं कि AC चला के हम बैठे हैं, फिर AC हमने बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे थोड़ी देर तक नहीं खोले तो भी घुटन लगती है, लगता नहीं भी खोल दो, ताजी हवा आने दो। और हम बात कर रहे थे COPD की, कि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा और विकलांगता का 5वां सबसे बड़ा कारण बन सकता है ये हमारा वायु प्रदूषण जो COPD है। इसकी वजह से कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं और समस्याएं जो शरीर को अपने शिकंजे में घेर लेती हैं इसके द्वारा। जैसे कि इसमें ब्रोंकाइटिस और जैसे कि अस्थमा जैसी बीमारी इससे बढ़ के हो जाती है, और ये जब बढ़ जाती है तो फिर ये COPD बीमारी होती है और ये ठीक नहीं हो पाती है। तो बेहतर है कि हम उस स्थिति तक न पहुंचे।
और इसके जो जाहिर है कि फिर हम बात करते हैं कि कारण क्या-क्या हैं, तो किन कारणों से ये होता है, तो उनको ही रोकेंगे तो हम इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहला कारण इसका है धूम्रपान। तो धूम्रपान जैसा कि हम सीधे करते हैं, सिगरेट, बीड़ी या जो भी चीज़ हम करते हैं वो ना करें, क्योंकि उससे सीधे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसी के साथ-साथ जैसे घर में जो चूल्हा जलता है, उससे बहुत तरीके से जो होती हैं धुएँ की वजह से हो जाता है। तो अगर आप वो चूल्हा जैसे जलाना आपकी मजबूरी है या कोई ऐसी बाध्यता है तो आप करें, लेकिन आप अपना फिर ध्यान रखें, जैसे सुबह आप टहल के अपना वो जो ऑक्सीजन की आपकी पूर्ति है वो कर लें किसी और तरीके से, या खिड़की दरवाजे खोल कर रखें। कुछ ऐसा कोशिश करें, प्रयास करें कि धुआं जो भी घर में भर गया है वो निकल जाए जी। और इसके साथ साथ जो हमारी कार, स्कूटर के धुएं निकलते हैं, खराब हो जाती है तो खराब धुआं आता है, वो भी दूषित करता है। तो यही है कि आप उसको भी ठीक कराएं। और इसके साथ साथ जो कारखाने, मिलों में जो इस तरह के धुएं निकलते हैं उनका भी उचित प्रबंध होना चाहिए। और इसके साथ साथ आसपास की साफ सफाई पर भी आपको ध्यान रखना है। जो कचरा होता है उसको सही जगह डालना है, और ये ध्यान रखना है कि सुबह के समय आप कचरे को बिल्कुल मत जलाइए, नहीं तो धुआं फैलेगा। तो जो ताजी हवा में सुबह लेनी है वो दूषित हो जाती है। अक्सर हम ये देखते हैं, तो हवा को दूषित ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप किचन की बात करें तो किचन में अक्सर छौंका लगाते हैं हम, तो उसका धुआं सीधे जाता है। तो एक तरीका होता है कि एक हाथ से आप छौंका डालिए और दूसरे हाथ से उसको ढक दीजिए तुरंत, तो फिर आपके अंदर हवा जो है वो नहीं जाएगी छौंके की, मंजरी, ये तो बात बिल्कुल सही है। केवल इसलिए मत ढकिए कि आपको जो है ना आपका प्रदूषण आप मुक्त होंगी या आपके नाक में नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसलिए भी कि जो हम तड़का लगाते हैं उसमें जो भी खुशबू होती है हींग की, जीरे की, या कुछ लोग थोड़ा सा दाल में तड़का लगाने के लिए मेथी डालते हैं या कड़ी पत्ता डालते हैं, उन सब की खुशबू उड़ जाती है। तो वो उसकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह से पूरे खाने में जज्ब नहीं होती है। तो जैसे दाल में लगाना है तो आप तुरंत लगा के तुरंत उसको ढक दीजिए। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, बहुत जरूरी है जी। और खाने की खुशबू भी बनी रहेगी और हम भी बचे रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। क्या बात है। तो इस तरह से हम अगर ध्यान रखते हैं तो वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं। और ध्यान रखते नहीं है, रखना ही है। और हम ये कार्यक्रम में ये सब बातें इसीलिए बताते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो विविध भारती सुनते रहेंगे और हम भी खुश होते रहेंगे। जी। और देखिए, इतनी हम लोगों ने वायु की बात करी है, तो मस्त पवन का झोंका अपने आसपास भी आ गया है। गीतों का झोंका भी लाना है, ले आते हैं। मस्त पवन डोले रे
भाई देखो भाई, हमने तो गिलोय की बेल भी लगाई है, तुलसी भी, और एलोवेरा का पौधा भी लगा रखा है। समय समय पर काढ़ा भी पी रहे हैं, गर्म पानी भी पीते हैं। जितना हो सके अपना शरीर का ख्याल रखते हैं। चने, छोले, राजमा, पालक, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शकरकंदी, चुकंदर, ये सब सब्जियां भी आती हैं और सब खाना चाहिए। क्या बात है, कौन कह रहा है ये हम नहीं कह रहे हैं। इसीलिए तो मैंने हमारी पूछा। सखी ने लिखकर भेजा है, और हमें पता है अंजलि, तुम समझ गई थी कि हाँ। किसी ने लिखकर भेजा लेकिन है। अच्छा लगता है ना, थोड़ा क्वेश्चन किया जाए। भाई, तो ये तो बातें हैं, लेकिन जो आज हम जी। बात कर रहे हैं सफल महिला की, वो हम बात करना चाह रहे हैं निधि परमार हीरानंदानी की। जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब एक बिल्कुल अलग बात देखने में आई, सुनने में आई जी। कि ये इनको बेटा हुआ और इनको लगा कि सबसे पहले तो बता दें कि हमने क्यों इनको चुना है सफल महिला के तौर पर, क्योंकि इन्होंने अपना दूध, यानी माँ का दूध जो सर्वोत्तम माना जाता है, अमृत माना जाता है, इसको इन्होंने डोनेट किया, दान किया। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि लॉकडाउन के पहले जब बेटा हुआ इनका, तो इनको लगा कि बहुत ज़्यादा दूध हो रहा है, हम दे सकते हैं किसी को। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इनके भावना विचार में- बहुत अच्छी है। पता चला, इन्होंने सोचा इस चीज को, फिर बहुत तलाशा कि कहाँ दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने तो बड़ा इसमें नकारात्मक सा प्रत्युत्तर हाँ, दिया, कोई जल्दी तैयार नहीं होता कि है इस नहीं चीज़ के मतलब लिए। ये क्या है, ये तुम जी। क्या सोच रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर इन्होंने जब बहुत प्रण कर लिया जी। तो आगे बढ़ती गई। तो फिर इनके ही अस्पताल में इनकी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उन्होंने कुछ फिर मदद की, फिर बताया। तो उसी अस्पताल में कुछ इनको ऐसा मौका मिला कि फिर इनको बताया गया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है ना। बिल्कुल। और निधि के डोनेशन से पहले ही पूरे देश में, जैसा आपने बताया हाँ, कि जैसे कि नहीं हुआ ये कि हाँ, वो ये परेशान ही लग थी, गया। तब तक लॉकडाउन हो जी। गया। और उन्होंने फिर, लेकिन जो अस्पताल थे वहां से उन्हें आश्वासन हुआ कि जी। नहीं, आपके घर आकर ही 0 कांटेक्ट के द्वारा भी ये डोनेशन किया जा सकता है। और इस साल मई से अब तक हीरानंदानी ने 42 लीटर ब्रेस्ट मिल्क को अस्पताल के लिए डोनेट किया। और इस अस्पताल में 65 एक्टिव बेड्स हैं। इस अस्पताल में ज़्यादातर बच्चे प्रीमेच्योर हैं और उनका वजन सामान्य से कम है, जिनके लिए ये मिल्क जो उन्होंने दिया, दूध दिया, वो वरदान साबित हो रहा है उनके लिए। और अच्छी बात ये कि निधि जी के लिए बता दें कि निधि ने जो बीच बीच में उन्होंने देखा जाकर अस्पताल में कि उसका सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि लगभग 60 बच्चे जो हैं वो बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। और जैसे कि अब आप सोचेंगे कि ऐसे बच्चों को दूध की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, जाहिर है कि माँ उनकी हैं, उनकी माँ उन्हें दूध पिला सकती है। लेकिन आप सब ये भी बहुत सारा जानती हैं कि बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि माँ को दूध नहीं होता, किसी वजह से। कभी हाँ वो नहीं होता है, कभी कभी ये होता है कि कुछ और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से नहीं पिला सकती। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा भी संभव होता है। कभी कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं मैम। बिल्कुल रेणु जी, तो इस अवस्था में इस तरह का जो उन्होंने प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय है। और इस तरह से कितने बच्चों को माँ का दूध मिल रहा है जो पौष्टिक होता है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है उनकी। बिल्कुल, पौष्टिक क्या, यूं कहें कि उनके लिए तो इस समय जीवनदायी है, उनके लिए वरदान है। कभी कभी जन्म देते ही माँ चल बसती हैं, गुजर जाती हैं इस दुनिया से। ऐसे भी बच्चों को जरूरत पड़ती है माँ के दूध की। बच्चे प्रीमैच्योर हो जाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है माँ के दूध की, तभी वो इनक्यूबेटर में जैसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को देना पड़ता है। और निधि जी के लिए दूध देना इतना आसान भी नहीं था, पंप करते रहना पड़ता है, पंपिंग से निकाल कर फिर उसको समय से पहुंचवाना अस्पताल में, ये सारी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन फिर भी लगता है कि आप किसी को जीवन दे रहे हैं और आपके पास ऐसा, भगवान ने आपको ऐसा मौका दिया है। तो अभी फिर भी, लेकिन अभी हमारे देश में हाँ बहुत इन्होंने स्टडी की। ये पहले अमेरिका वगैरह में तो सुविधाएं हैं, ऐसे बैंक हैं, लेकिन यहाँ ऐसे उपलब्ध नहीं है। हमें लगता है कि इस बात को हम इसलिए साझा कर रहे हैं कि आप भी इस बारे में सोचें और जो ये कर सकता है उसको करे अधिक से अधिक। और अभी इन्होंने ये भी प्रण किया है निधि जी ने कि हम 1 वर्ष तक ये करते रहेंगे, जब तक संभव होगा हम ये काम करते रहेंगे। तो भाई बहुत बहुत सलाम आपको निधि जी, बहुत ढेर सारा धन्यवाद आपको हम पूरी समाज की ओर से देते हैं। और आपके लिए हम चाहते हैं कि आप सचमुच एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक बात और है मंजरी, बिल्कुल बताइए। हम कोशिश करेंगे कि निधि जी से एक बार सीधे बात भी करवा दें सखियों की। ये तो बहुत अच्छी है भाई, हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि हम आपसे मुलाकात ही करवा दें उनकी, लेकिन फिर भी एक जो अच्छी सी बात हमें लगी तो हमने कहा अपनी हम सखियों से मिलकर
बात कर निधि जी ने जो किया है ये सभी के लिए मिसाल है। सब लोग इस ओर आगे आ सकते हैं और कितने बच्चों को ये सुख मिलेगा, जीवन मिलेगा। तो ये जीवन देना किसी को ये बहुत बड़ी बात होती है। और रेणु जी, जहाँ तक जब गोदी में बच्चा होता है तो एक माँ बच्चे को खिलाती है तो वो कुछ ना कुछ गीत गुनगुनाती है और सभी ने अक्सर गुनगुनाया होगा वो गीत। तो हम सोचते हैं वो गीत प्यारा सा सुनवाते हैं। जरूर। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बनती हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मैं वारी रे, मैं बलिहारी रे, घूंघट में गुड़िया को आती है लाज। यूं ही कभी होगी शादी तेरी, दूल्हा बनेगा कुंवारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवाई वन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। पुरवाई वन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। भाई ये बात तो है, बड़ा प्यारा सा ये गीत। और जो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन मिल्क डोनेशन की बात, डोनर की बात, इसमें बढ़ोतरी हो और दिन प्रतिदिन जैसे जागरूकता बढ़े और लोग इसमें आगे आए,
तो इसलिए ये हमने आज चुना है और कुछ अलग सा लगा, तो हमने सोचा सबसे पहले अपने दोस्तों से इसको बांट लिया जाए जी। तो ये बात तो है। और जो कहते हैं ना कि हमारे जो साथी हैं, सच्चे साथी हमारे श्रोता हैं और बहुत सारी चीजें हम इनसे साझा करते रहते हैं, है ना? बिल्कुल, और वो अपने राय, सुझाव और कमेंट्स भी हमें लिख लिख के बताते हैं। और आज हमारा जो है ना, कहते हैं हमराज, हम सफर, हमदम, ये आज हमारे गीत मंजरी का विषय भी है। बिल्कुल विषय है, और विषय बहुत प्यारा है क्योंकि हम सफ़र का मतलब ही होता है कि हम दो लोग हैं, साथ में चल रहे हैं और ज़िंदगी की गाड़ी चलानी है हमें, और उसमें कई सारे पड़ाव आएंगे सुख दुख के। तो कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो बहुत खुशनुमा होती है, उसको बनाने के लिए हमें आपस में ही समझदारी की बहुत ज़रूरत होती है। और हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, उसी तरह हर सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। अगर वो उसे बढ़ावा देता है तो ही स्त्री कुछ आगे कर पाती है। तो जो अपनी हमराह को सफल बनाने के लिए न सिर्फ हर संभव प्रयास करते हैं, बल्कि उनके संघर्ष के समय को अपने खुद के व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में स्वीकार करके हर पल हर कदम पर अपनी हम सफ़र का साथ देते हैं, और सही मायनों में इस बात को साबित करते हैं कि स्त्री और पुरुष परिवार की गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों की रफ्तार, दोनों का सामंजस्य और संतुलन परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, और हम सफर का सच्चा मायने भी यही है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। हम सफर यानी हम कदम कदम से कदम मिलाकर चलें, उनकी कामयाबी की सराहना करें एक दूसरे की। और एक ऐसा रिश्ता है जिसको नाम से ही है कि हम सफर, वहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत लगता है ऐसा कभी कभी मंजरी की प्यार जताना भी चाहिए कि हम कितना चाहते हैं। तो चाहत जताना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कोई जता नहीं पा रहा है, तो उससे बेहतर तो यही है कि पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ उस रिश्ते को निभाया जाए, उस प्यार को निभाया जाए। और ऐसी ही सोच रखने वाले जब हम सफ़र होते हैं, हमराज होते हैं, तो भले ही बार बार अपने प्यार का इजहार न करें, लेकिन अपने हम सफ़र हमराज के सपनों, भावनाओं और उसके जो भी चाहत है, कुछ भी करने की तमन्ना है, उसको सबसे ऊपर रखते हैं। अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम प्राथमिकता देते हैं अपने हम सफ़र को, अपने हमदम को। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। दीवाने ने सुन ली दूसरे दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का
जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम सफर मेरे हम सफर। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, कितना प्यारा सा गीत था। और ये गीत हमेशा दिल को छू जाता है जब भी सुनते हैं। और हम सफ़र में क्या होता है कि जब उनका ऐसा मानना होता है कि अगर वो अपनी हम सफ़र हमराह के कहने का इंतज़ार किए बिना खुद ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते चलेंगे, तो उनकी हम सफ़र, उनकी पत्नी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़े तनाव लेने के बजाय अपने करियर पर और बेहतर तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। ये बात दोनों के लिए लागू होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, स्त्री हो या पुरुष। और बात जब आती है तो हमसफ़र अगर आपका इस कदर ध्यान रखता है तो सारे काम इतने हल्के हो जाते हैं, यूँ कहें कि फ़िज़ाएं अपने आप गुनगुनाने लगती हैं और सारे काम लगते हैं कि अपने आप हो रहे हैं, आप बिना किसी प्रयास के बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई तनाव नहीं रहता है और आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का मकसद है। तो इस तरह से जब हमसफ़र आपका मन मुताबिक हो तो क्या बात है। वैसे भी इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम बार-बार आत्म मंथन करते रहें, आत्मविश्वास बढ़ाने में कदम दर कदम एक दूसरे का सहयोग करते रहें, क्योंकि जब ऐसा सोच हम रखते हैं तब हम एक दूसरे के पूरक बन पाते हैं। या यूँ कहें कि आपका जो सपना है वही उनका सपना भी बन जाए, कुछ इस तरह से जोड़ी बन जाए तो क्या बात है। वहीं आपकी आंखें हों, सपने उनके हों या उनके सपने हों और मतलब वो भी अपनी आंखों से आपके सपने देखें तो क्या बात है ना। बिल्कुल। और हम सफ़र जब अपना सहयोग देते हैं तो जो साथी होती है, पत्नी होती है, तो उसके ख्याल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उसकी सोच बढ़ती है, उसका दायरा बढ़ता है, उसको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब उसकी कोई हमें रोके टोकेगा नहीं, तो वो अपने करियर में आगे बढ़ती ही जाती है। और इसलिए अपनी जीवन संगिनी के सपनों करियर की उड़ान करने के लिए और ऊंचाइयों से छूने में आप पूरा उनका सहयोग दें, पूरे मनोयोग से उनके प्रति जुट जाएं कि जो वो कर रही हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चाहे वो किताबों से लेकर के, चाहे आने जाने के साधन हो या उनको कुछ लिखने में आपकी मदद चाहिए, वो पूरा सहयोग करें। या ये सारी चीज़ें तो बाह्य हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि आपको सिर्फ मनोबल बढ़ाना है, सिर्फ कुछ नहीं तो अगर वो मान लीजिए जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि कोई शोध कर रहा है, आपकी पत्नी या आपके पति, तो सिर्फ कुछ नहीं तो आपको सिर्फ रात में जागना है साथ में बैठकर। आपको चाय भी नहीं बनानी है, हो सकता है कि कॉफ़ी भी ना बनाना पड़े, मशीनें हों आपके पास, सब संसाधन हो, लेकिन सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि साथ, हाँ, एक संबल मिल जाता है कि सिर्फ बगल में बैठे हैं। तो इस तरीके का भी जो सहयोग और हम सफर सब मिल जाता है तो बस लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। और जब मिलकर बैठते हैं तो माहौल भी अच्छा हो जाता है। क्या बात है। सफर बन के हमदम हम जिधर भी चलेंगे, हम सफर बन के हमदम हम जिधर भी चलेंगे, ओ मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे।
हम जहाँ मुस्कुराए मुस्कुराएगा मौसम, हाय हम जहाँ मुस्कुराए मुस्कुराएगा मौसम। संग हमारे जिंदगी के गीत गाएगा मौसम, हमको झोंके हवा के ला 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 ला, प्यार से चूम लेंगे। ला 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 ला, हमको झोंके हवा के ला 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 ला, प्यार से चूम लेंगे। ला 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 ला, ओ मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे, मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे। प्यार में दो दिलों ने कर लिया कोई वादा, प्यार में दो दिलों ने कर लिया कोई वादा। हो अब ये इनका फैसला है, अब ये इनका इरादा, हम खुले आसमां को अपनी बाहों में लेंगे। ला 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 ला, हम खुले आसमां को ला 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 ला, अपनी बाहों में लेंगे। ला 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 ला, मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे। ओ मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे। आए हैं वो उजाले लेके रंगी सवेरे, हो आए हैं वो उजाले लेके रंगी सवेरे। जिन उजालों के दीवाने ख्वाब हैं तेरे मेरे, साथ होंगी बहारें, ला 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 ला, हम जहाँ भी रहेंगे। ला 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 ला, साथ होंगी बहारें, ला 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 ला, हम जहाँ भी रहेंगे। ला 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 ला, मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे। ओ मंजिलें हाथ देंगी, रास्ते साथ देंगे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। रास्ते साथ देते हैं। लेकिन हमारी एक सखी लिखती हैं, जी। विविध भारती मेरी सखी, जरा मेरी बात भी सुनना, मैंने अपना हम सफर खो दिया, जिनके साथ मैं यही गाना गाती थी। तो क्या बताएं, इसके आगे कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने के लेकिन लिए हाँ, शब्द नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम सफर होता है। और एक कोई ये हमारे एक मित्र लिखते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ भी होता है,
तो ये बात तो है। लेकिन एक स्त्री के पीछे भी एक कामयाब स्त्री हो तो उसके पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। ये एक दूसरे के लिए, अब जो ये पुरानी कहावत है ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, अब हमें लगता है ये दोनों के लिए हो गया है। जो भी काम कर रहा है या जिसे भी कामयाबी मिल रही है, कहीं ना कहीं उसके साथी का उसके हाथ बिल्कुल है। और कई बार होता है कि जो घर के पुरुष हैं वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जॉब में रहते हुए भी आगे के लिए कर रहे होते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो उन्हें बहुत प्रोत्साहित करती है कि नहीं, आप एकांत कमरे में बैठ के पढ़िए, कोई आए जाए आप बस हेलो हाय करके आ जाइए, अपने उस पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका करियर भविष्य निर्भर है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो इस जगह पत्नी का सहयोग भी पति के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस तरह की भी बातें होती हैं और हम सफर जो जिंदगी के साथ आपके चलता है तो हर सुख दुख में वो आपका साथी होता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ईमानदारी हो, कहीं पर भी बेईमानी ना हो, क्योंकि रिश्तों की जो भी डोर है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से मजबूत रहती है। बिल्कुल, और सच्चाई से बंधी हुई एक डोर होती है, इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में सच ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार भी, आप हमेशा ही मतलब सच बोलते हैं तो आपको ये याद नहीं रखना है कि हमने किससे क्या बोला। हमेशा सच बोलिए तो आपको कभी किसी बात का डर भी नहीं रहेगा। और कहीं भी आप अपने घर से, जैसे नई विवाहित होती लड़कियां गई अपने हस्बैंड के साथ नए शहर में रहने के लिए, तो उस समय ये चीज़ एक सीख की तरह है कि आप कहीं भी घर से बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले आप अपने पति को मैसेज करिए कि मैं जा रही हूँ। तो इस तरह से वो विश्वास बना रहता है कि हम इस जगह गए, इस जगह से वापस आ गए। तो और जब हम बात करते हैं कि जो आपका हमसफ़र हमराह है, आपके साथ सहयोगी होता है, तो मंजिल तक का सफ़र और भी हसीन और करीब हो जाता है। बिल्कुल। और लेकिन जैसे तुमने कहा ना कि विश्वास बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए एक बार, जैसे बोला ना कि हमेशा हम सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक बार आपने विश्वास तोड़ा तो वो पूरा 100 जो विश्वास आपने बनाया था वो एक सेकंड में खटाक से खत्म हो जाता है। तो बेहतर है कि विश्वास की ये डोर मजबूत बनी रहे, इसके लिए सच बोलें। और सच बोलना बहुत आसान होता है, जबकि झूठ बोलना इसलिए मुश्किल होता है। एक बार आप झूठ जब बोलते हैं तो उसके लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए। तो रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है हमसफ़र आपका हमराज हम कदम बने रहें, इसके लिए सच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक साथी लिख कर भेज रहे हैं, हम सफ़र बन कर चले हैं, हम जिस राह पर नहीं भटके कभी न छूटेगा साथ, हमारा ये वादा है। हमारा हमसफ़र हमारा विविध भारती, हर मोड़ पर हर राह पर राह दिखाता, ज्ञान बढ़ाता। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी सी बात लिख के भेजिए। और आजकल तो सभी घर में हैं तो अपने हम सफ़र का साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो आपकी जीवन संगनी है उसकी सफलता में जो आप सहयोग की भूमिका निभाते हैं, ये उसके जीवन में बहुत मायने रखती है। लेकिन मंजरी, ऐसा है कि हम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी खटास भी आ जाती है? हाँ, ये बात भी होती है। क्योंकि हम बड़े आदर्श की बात कर रहे हैं कि हम बड़ा विश्वास बना कर रखें, कहीं टकराहट ना हो, कहीं पर भी कुछ ना हो, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा मिठाई, जैसे बहुत प्यार होता है आपस में, ऐसा नहीं कि उनमें झगड़ा ना हो। कहते हैं कि तकरार जब होती है तो प्यार और भी बढ़ता है। हाँ, क्या बात है? तो थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, लेकिन थोड़ा ही रहे तो ज्यादा ठीक है, और उसको आप संभाल लीजिए। और कहने का मतलब यही है कि जब एक थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो एक शांत रहे, और इस तरह से जब आपको अपनी मन की बात कहनी है तो आराम से अपने हम सफर से साझा कर सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि नरम गरम बनाकर ही काम आगे चल सकता है। और हमारी बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारी एक साथी लिख रही हैं कि हम सफ़र वो है, हर कोई एक दूसरे को समझ नहीं सकता। अगर एक बंदे को गुस्सा आता है तो दूसरा शांत रहे। और आज हमें 30 साल हो गए, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम शांत हो जाते हैं। और आज तक मेरे बच्चों को भी मालूम नहीं कि हम लोग झगड़ा करते भी हैं या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये गुरु मंत्र जो है वो सबसे लेना ही पड़ेगा। हमारे वही बड़ा कठिन होता है, लेकिन किसी ने लिखा है मौन या शांत रहना, ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा जैसा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने दोनों विषयों को जोड़ा। और वाकई बड़े रहस्य की बात यह है कि मौन रहना भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब क्रोध करते हैं तो आप खुद अपनी बहुत सारी समस्याओं को और ऐसे विकारों को जन्म देते हैं जो आपके सेहत को खराब करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम वहीं पर हम सफर अपनी आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी बातों का एक समय निर्धारित रखें कि हम जब समय मिलेगा तो हम घर की अंदर बाहर की बातों को
करेंगे, शेयर करेंगे, अपने अच्छा। मन की भावनाओं को शेयर करेंगे और जो उसके प्रति आप महसूस करते हैं वो एक बार तो कहिए। अच्छा, खराब महसूस कर रहे हैं तो भी कह दीजिए क्योंकि आपकी फिर झगड़ा हुआ तो? नहीं होगा। और सब झगड़ा, लेकिन अगर झगड़ा हो जाएगा तो तो भाई हम तो बस ये वाला गीत गाएंगे। बिल्कुल हम भी गाएंगे आपके साथ फिर तो। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। सबा दुनिया महकाए, बादल ने जो भी किए आंचल के साए। है तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए, बादल ने जो भी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, चुरा लो मैं भी दो जलवे, मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। भाई मेरे सनम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी का स्वर और मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा
और संगीत तो भाई ओपी नैयर का लाजवाब संगीत, लाजवाब गीत के बोल। और भाई जाहिर है कि अब आशा पारिक में अदाएं तो आ ही जाएंगी जब इतना कोई इस तरह से बनाएगा। पूरा गाना याद आ गया था जब ये बज रहा था और हम भी झूमने लग गए थे। लेकिन ऐसा है ना कि जब कोई इतना मतलब आपसे कुछ आग्रह करे, कुछ करे, तो मान भी जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ी सी अदावत, थोड़ी सी नखरे, थोड़ी नजाकत, ये भी जरूरी है प्यार मोहब्बत में। जी, जिंदगी का मजा इसी में है कि उनको मनाए, वो रूठे, हम रूठे तो वो मनाए, और कुछ बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाएं, या घूमने ले जाए। पहुंच गए मंजरी, अभी जाना ही पड़ेगा ना। घूमने घुमाने ले जाए, कोई उपहार दे छोटा सा, आपस में एक दूसरे को, कभी अपने हाथ से बना के दे, या उनके लिए आप गीत लिखिए, उनके ऊपर गजल लिखिए, शेर लिखिए। और खासतौर से ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, इस समय हम लोग खुश रहें, एक दूसरे के साथ रहें। कभी कभी क्योंकि जो दिक्कत आ रही है, कभी कोई बीमार भी पड़ जा रहा है, आपका कोई हमराज, हम सफ़र, हम कदम जो है वो कभी ऐसी परेशानी में हो सकता है भयग्रस्त हो, परेशान हो, घबरा रहा हो, तो एक दूसरे का सहारा बने, संबल बने, और इसी तरह से ज़िंदगी को प्यार से एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर गुजारें, तो क्या बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे मौके पे कहीं भी जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें अब विदा लेना होगा। सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।